नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जो अपने आप में एक पूरी दुनिया जैसा लगता है। रूस। हाँ, या आधिकारिक तौर पर कहें तो रूसी संघ। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक तरह से रूस एक विस्तृत अवलोकन पेश करते हैं। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जो इस विशाल देश की एक साफ तस्वीर बनाने में मदद करें। सही। ये समझना कि आखिर रूस इतना अहम क्यों है और कौन से पहलू सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो दिमाग में आती है और स्रोत भी यही कहते हैं वो है इसका आकार। ओ हाँ, आकार। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत ज्यादा। इतना बड़ा कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों पर फैला हुआ है। और सोचिए, 14 अलग अलग देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। अब 14 देश, ये अपने आप में ही मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, नॉर्वे और फिनलैंड से लेकर उत्तर कोरिया, चीन और मंगोलिया तक। और ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन हैं। 11? हाँ, जरा सोचिए, देश के एक हिस्से में सुबह का नाश्ता हो रहा होता है तो दूसरे में रात के खाने की तैयारी। ये 11 टाइम जोन वाली बात सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है ना? ये रूस की असलियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कैसे? मतलब इसका असर क्या पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है हर चीज पर। सोचिए, व्यापार कैसे होता होगा, सरकार कैसे काम करती होगी, लोग आपस में कैसे जुड़ते होंगे। हाँ, बात तो सही है। इतने बड़े भौगोलिक फैलाव को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक चुनौती है। ये दिखाता है कि केंद्रीकृत नियंत्रण यहाँ कितना मुश्किल हो सकता है और क्षेत्रीय विविधताओं का होना कितना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और इसी विशालता के बीच है राजधानी मॉस्को। हाँ, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र। लेकिन सिर्फ मॉस्को ही नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग जैसा शहर है जिसे रूस की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। वो अपनी शाही इमारतों के लिए मशहूर है। हाँ, वो तो है। फिर साइबेरिया में नोवोसिबिर्स्क है, उराल पहाड़ों के पास ये काटेरिनबर्ग, वोल्गा नदी का किनारे निजनी नोवगोरोड और समारा। ये सब अपने अपने क्षेत्रों के अहम केंद्र हैं। अच्छा, तो इतने बड़े और विविध देश को चलाया कैसे जाता है? स्रोत बताते हैं कि रूस एक संघीय गणराज्य है। संघीय गणराज्य, हाँ। इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? मतलब शक्ति केंद्र सरकार और देश की जो अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जिन्हें वो सब्जेक्ट्स कहते हैं, उनके बीच बटी हुई है। ठीक है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और सेना के सुप्रीम कमांडर भी। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सरकार के रोजमर्रा के कामकाज को देखते हैं, वो सरकार के प्रमुख हैं। और इसी संघीय ढांचे को दर्शाती है उनकी संसद, जिसे संघीय सभा कहते हैं। अच्छा, संसद ये 2 सदनों वाली है, मतलब द्विसदनीय। निचला सदन है स्टेट ड्यूमा और ऊपरी सदन है फेडरेशन काउंसिल। 2 सदन, ये क्यों? ये संरचना दिलचस्प है। स्टेट ड्यूमा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाती है, ठीक। जबकि फेडरेशन काउंसिल में रूस के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ओह, तो ये क्षेत्रों की आवाज है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही है। ये व्यवस्था क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय नीति निर्माण में जगह देने के लिए बनाई गई है। ये दिखाती है कि इतने बड़े देश में केंद्र और क्षेत्रों के बीच एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। समझ गया। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलें। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में औद्योगिकरण शुरू हुआ। ये एक अहम मोड़ था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस दौर में रेलवे का जाल बिछाया गया। सोचिए, इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए कितना जरूरी रहा होगा। सही बात है। और बड़े उद्योग भी लगे। हाँ, स्टील, भारी मशीनरी, इस तरह के उद्योग लगने शुरू हुए। और फिर आता है 20वीं सदी का वो दौर जिसने रूस और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1917 की रूसी क्रांति। हाँ, और इसके बाद सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का जन्म हुआ। एक कम्युनिस्ट राज्य कई दशकों तक दुनिया की एक महाशक्ति बना रहा। लेकिन वो व्यवस्था भी हमेशा नहीं चली। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। हाँ, और उससे फिर वर्तमान रूसी संघ का उदय हुआ। बिल्कुल। और इन ऐतिहासिक घटनाओं का असर आज भी रूस पर बहुत गहरा है। अब देखिए। कैसे? मतलब आज भी महसूस होता है? हाँ, देखिए, वो जो 19वीं सदी के अंत में औद्योगिकरण हुआ, भले ही यूरोप के मुकाबले थोड़ा देर से हुआ, उसने रूस के आर्थिक आधार की नींव रखी। फिर सोवियत दौर, लगभग 70 सालों तक एक पूरी तरह से अलग राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था रही। हाँ, केंद्रीकृत योजना,
सब कुछ सरकार के हाथ में। बिल्कुल। और फिर 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो रूस को न केवल अपनी नई पहचान बनानी पड़ी बल्कि बाजार अर्थव्यवस्था और एक नई राजनीतिक प्रणाली की तरफ बढ़ना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत उथल-पुथल भरा, और इसके प्रभाव आज भी रूस की नीतियों और समाज में साफ दिखते हैं। अच्छा। ये समझना जरूरी है कि आज का रूस अपने शाही अतीत और सोवियत विरासत दोनों की परछाइयों के साथ जी रहा है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि 2025 के लिए अनुमानित जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। हाँ, 2.076 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर नाम मात्र जीडीपी। मुद्रा तो रूबल है ही। और यहाँ के मुख्य उद्योग कौन से? ज्यादातर क्या बनता या निकलता है? देखिए, स्रोतों के मुताबिक सबसे बड़ा जोर तो ऊर्जा क्षेत्र पर है, तेल और प्राकृतिक गैस। अच्छा, एनर्जी। हाँ, ये रूस के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और देश की आमदनी का मुख्य जरिया भी। इसके अलावा धातु उद्योग है, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह। कृषि भी महत्वपूर्ण है, गेहूं काफी निर्यात होता है। और हाँ, हथियार निर्माण। रूस दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक है। ये जो ऊर्जा पर निर्भरता है, तेल और गैस पर, ये कितनी ज्यादा है? मतलब क्या ये चिंता की बात है? ये काफी ज्यादा है। रूस के पास प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, दुनिया में सबसे बड़े में से एक। तेल के भी बड़े भंडार हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई ना? एक तरह से हाँ, ये यूरोप के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्ति करता रहा है। ये आर्थिक ताकत तो देता है, लेकिन साथ ही ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की कीमतों और मांग पर बहुत ज्यादा निर्भरता भी पैदा करता है। अच्छा, मतलब अगर दाम गिरें या मांग कम हो तो अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। ये रूस की अर्थव्यवस्था का एक तरह से दो-धारी तलवार वाला पहलू है। और ये सीधे तौर पर जुड़ा है रूस के विशाल प्राकृतिक संसाधनों से। हमने जिक्र किया था ना कि देश का करीब 60% हिस्सा जंगलों से ढका है। हाँ, जंगल। वो टिम्बर उद्योग के लिए अहम है। साथ ही लाखों झीलें और नदियां हैं। पानी तो है ही, पन बिजली की क्षमता भी है। और यहीं पर वो बैकाल झील वाली बात भी आ जाती है। बिल्कुल, बैकाल झील जो साइबेरिया में है, वो तो अपने आप में एक प्राकृतिक अजूबा है। दुनिया के सबसे गहरी मीठे पानी की झील है ना? हाँ, कहा जाता है कि दुनिया का लगभग 20% बिना जमा हुआ ताजा पानी इसी एक झील में है। अरे वाह! ये न केवल एक विशाल जल स्रोत है, बल्कि अपनी अनोखी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जानी जाती है। वहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। कमाल है। ये रूस के विशाल और विविध प्राकृतिक खजाने का एक शानदार उदाहरण है। सही कहा। अच्छा, अर्थव्यवस्था और संसाधनों के बाद अब बात करते हैं सैन्य शक्ति की। स्रोत बताते हैं कि रूस की सक्रिय सेना में लगभग 9 लाख सैनिक हैं। हाँ, 9 लाख। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। और सिर्फ संख्या ही नहीं, क्षमता भी मायने रखती होगी। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार रूस के पास दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। सबसे बड़ा? हाँ, साथ ही उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। मतलब वो पनडुब्बियां जो पानी के नीचे से परमाणु मिसाइलें दाग सकती हैं? हाँ, लंबी दूरी तक। उसकी वायुसेना भी आधुनिक है और उसके पास टैंकों का भी एक बहुत बड़ा बेड़ा है। ये इतनी बड़ी सैन्य शक्ति क्यों? मतलब इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। एक तो रूस का इतिहास और उसकी भू राजनीतिक स्थिति। मतलब इतना बड़ा देश, इतनी लंबी सीमाएं। हाँ, और इतने सारे पड़ोसी। इसने हमेशा अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। दूसरे, सोवियत संघ के मुख्य उत्तराधिकारी के तौर पर उसे एक विशाल सैन्य तंत्र विरासत में मिला और उसे आधुनिक बनाया गया है। हाँ, पिछले कुछ दशकों में रूस ने इस तंत्र को आधुनिक बनाने पर काफी जोर दिया है। ये सैन्य ताकत उसे वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाती है। तो ये दुनिया में शक्ति संतुलन का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन रूस की पहचान सिर्फ सैन्य ताकत से ही नहीं है ना? विज्ञान और तकनीक में भी इसका बड़ा योगदान रहा है, खासकर अंतरिक्ष में। हाँ, वो तो है। 1957 में स्पुतनिक 1 का लॉन्च, वो धरती का चक्कर लगाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह था। उसने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया होगा। बिल्कुल, और उसी ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की थी। और फिर सिर्फ 4 साल बाद 1961 में यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान। कमाल है। ये न केवल तकनीकी उपलब्धियां थीं, बल्कि ये शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ की वैज्ञानिक श्रेष्ठता का प्रतीक भी बन गई। हाँ, उस वक्त तो स्पेस रेस चल रही थी। सही कहा। और इन्होंने दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रति
एक जुनून जगाया। चलिए अब रूस के लोगों और संस्कृति की बात करते हैं। आधिकारिक भाषा तो रूसी है। हाँ, रूसी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये अकेली नहीं है। जी हाँ, देश में 100 से ज्यादा दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। जी हाँ, 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा? कौन कौन सी? इनमें तातार, यूक्रेनी, बश्कीर, चेचन और कई अन्य भाषाएं शामिल हैं जिनके बोलने वाले लाखों में हैं। अच्छा। ये भाषाई विविधता रूस के इतिहास और भूगोल का सीधा नतीजा है। मतलब इतने बड़े देश में अलग अलग तरह के लोग हमेशा से रहते आए हैं। बिल्कुल, सदियों से यहाँ अलग अलग जातीय समूह रहते आए हैं। रूसी साम्राज्य और फिर सोवियत संघ ने इन सभी को एक शासन के तहत लाया। तो आज भी रूस एक बहुजातीय देश है? हाँ, बिल्कुल। हालांकि रूसी भाषा जुगाइयों का मुख्य माध्यम है, पर ये अन्य भाषाएं और संस्कृतियां रूस की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये विविधता तो एक तरह से ताकत भी है और शायद चुनौती भी। हाँ, दोनों ही बातें हैं। ये देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है, लेकिन प्रबंधन के लिहाज से चुनौतियां भी पेश करती है। और इसी विशाल देश को जोड़ने वाली एक और चीज है जिसका जिक्र जरूरी है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ओह हाँ, ट्रांस साइबेरियन। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। हाँ, मॉस्को से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर बसे व्लादिवोस्तोक तक। कितनी लंबी है ये? लगभग 9,300 किलोमीटर। बाप रे! ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसने साइबेरिया के विशाल दुर्गम इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा। इसमें तो वाकई देश को एक किया होगा। हाँ, इसने लोगों को, सामानों को और विचारों को इस महाद्वीप जितने बड़े देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया। ये उस चुनौती का प्रतीक है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इतने बड़े पैमाने को संभालना और जोड़ना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि रूस का विशाल आकार उसके भूगोल से लेकर राजनीति तक हर चीज को प्रभावित करता है। हमने उसके नाटकीय इतिहास को समझा जिसने आज के रूस को घड़ा है। हाँ, वो परतें बहुत गहरी हैं। हमने उसकी अर्थव्यवस्था देखी जो प्राकृतिक संसाधनों खासकर ऊर्जा पर बहुत निर्भर है। बिल्कुल। हमने उसकी सैन्य ताकत, वैज्ञानिक कामयाबियों और सांस्कृतिक विविधता पर भी नजर डाली। जाहिर है कि ये एक बेहद जटिल और बहुआयामी देश है। बिल्कुल सही कहा। अगर संक्षेप में कहें तो रूस की कहानी उसके पैमाने की कहानी है। उसका विशाल क्षेत्रफल, उसके 11 टाइम जोन्स, उसकी लंबी सीमाएं, ये सब उसके लिए चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। हाँ, अनोखी चुनौतियां और अवसर पेश करते हैं। इतिहास की परतें, शाही दौर, क्रांति, सोवियत युग और उसका विघटन आज भी उसकी नीतियों और समाज पर हावी हैं। अर्थव्यवस्था की धुरी उसके प्राकृतिक संसाधन हैं जो उसे वैश्विक मंच पर अहमियत दिलाते हैं। लेकिन वो निर्भरता वाली बात भी है। हाँ। उसकी सैन्य शक्ति एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करती है और इन सब के बीच उसकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता उसके चरित्र का अभिन्न अंग है। तो ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ, और रूस को समझने के लिए इन सबको एक साथ देखना जरूरी है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल या कहें एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि रूस की अर्थव्यवस्था ऊर्जा निर्यात पर काफी निर्भर है और उसके पास जंगल और पानी जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधन भी हैं। हाँ, ये बात तो हुई। दुनिया अब धीरे धीरे मतलब जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। सही। और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चिंता बनता जा रहा है। हाँ, वैश्विक स्तर पर। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में ये जो वैश्विक बदलाव आ रहे हैं, ये रूस के इस विशाल संसाधन आधार और उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। रूस इन नई चुनौतियों और अवसरों का सामना कैसे करेगा? क्या वो अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई आगे भी नजर रखनी होगी। इसका जवाब रूस के भविष्य को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण होगा।